जंगल से आपने शहर बसाया, तो एक डेमोक्रेसी लेके आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए। जब लोग ये सवाल उठाते हैं कि पुलिस भी इसमें मिली रहती है, तो वर्दी लग जाने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा वो। क्या अभी क्या स्टेटस है हरियाणा में गैंगस्टर्स का? हजारों साल से ना हिंसा का तो महिमा मंडन होता ही है। सारा इतिहास लड़ाइयों का इतिहास है। कि आपने कहा कि थार वालों को और बुलेट वालों को जरूर पकड़ो। कुछ गाड़ियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़क का इस्तेमाल करते अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। क्या किसी एसएचओ पर ये होता है कि उस पे ये प्रेशर होता है किसी तरह से डिपार्टमेंट का कि कम से कम एफआईआर्स हों? कोई एसएचओ अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो 2 साल के सजा का प्रावधान है। एक बात बड़ी कॉमनली इंडिया के हर गली मोहल्ले में बोली जाती है कि पैसा ऊपर तक जाता है। कहाँ तक आता है पैसा? बाकी में ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या पुलिस के अंदर कास्टिज्म एक सच्चाई है? 2021 में किसानों का बड़ा मूवमेंट हुआ। हरियाणा पुलिस ने बीच में ही उनको रोक दिया, कीलें ठोक दी, सड़कों पे गड्ढे कर दिए। क्या आपको लगता है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से उस समय गलती हुई थी? जो भी फैसले होते हैं एक तो टैक्टिकल होते हैं, फिर उसका लीगल वेटिंग होता है। हम अकेले कुछ नहीं करते। पुलिस वाला अपनी सर्विस में किस किस तरह के प्रेशर्स झेलता है? कोई प्रेशर नहीं है, प्रिविलेज है। सरकार को जेएनजी से और जेएनजी को सरकार से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन फ्री हैंड दिया गया है ना, मैं बदमाशी में उतर जाऊंगा। आदमी हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देगा, अलग तरह की जर्नी पे ले जाएगा। और ये जर्नी उन लोगों के लिए है जिनको पुलिस से बड़ा डर लगता है, जिनको थाने में घुसने से डर लगता है, पुलिस वाले से डील करने में डर लगता है, और लगता है कि कहीं पुलिस वाला हमें विक्टिमाइज ना करे, कोई एट्रोसिटी ना हो जाए या हमें कहीं फंसा ना दे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ इस बार के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हरियाणा के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओपी सिंह जी। थैंक यू सर। नमस्कार आपका। और आपका जो भी मैं काम देख रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए आप डीजीपी का रोल आपको मिला है। और आपने इस शॉर्ट स्पैन में एक नायक फिल्म आपने देखी होगी अनिल कपूर की, उसको एक दिन का सीएम बनाया जाता है और वो सब कुछ चेंज करने की कोशिश करता है। मुझे आपके पिछले 3 महीनों के इस टेन्योर में ये एफर्ट दिखता है कि आप भी कहीं ना कहीं वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आप कह रहे हो कि थाने में कोई आए तो आप चाय कॉफ़ी पूछिए, उसे पूछिए कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे आप राहगिरी जैसे इवेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप अपना सोशल मीडिया पे सुबह सुबह पोस्ट डाल देते हैं कि कितने पुशअप आप कर रहे हैं। तरह तरह के मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और ये एफर्ट उस नायक की तरह दिख रहा है जो कि सताया हुआ है, या तो उसने सिस्टम में बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, वो बहुत कुछ चेंज करना चाह रहा है। आपका क्या थिंकिंग है इसके पीछे, इन सारे एफर्ट्स? एक तो जो शॉर्ट टर्म मुझे डिफाइन करने का आपने कोशिश की और जितनी भी बातें आपने की है, ये मेरी पहचान नहीं है। क्या है आपकी पहचान? देखें कि हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से हम जिस इकोसिस्टम से आए थे, जहाँ की मुझे लगता था कि सरकार समाधान का हिस्सा नहीं थी, समस्या का एक डायमेंशन थी, जहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। आप बिहार की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ आप देखें कि जहाँ मैं बड़ा हुआ तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑर्डर ऑफ द डे था। और सरकारें बाद में आती थी जब चीज़ें बिगड़ गई तो। और लोगों को ये लगता था कि अब आ तो ये गई है, ये और कोई बवाल ना खड़ा कर दे, ऐसे किसके लिए क्या करें। अच्छा। तो हम इस इकोसिस्टम में बड़े हुए। तो जब हम सरकार में थे तो हमने फैसला किया कि हम समाधान का हिस्सा बनेंगे और जो हमारी इंसाइट है हम उसको यूज करेंगे चीज़ों को बदलने में, और वो हमेशा करते रहे। आप शायद आपने रिसर्च किया होगा, मैं 2008 से 12 हरियाणा का डायरेक्टर स्पोर्ट्स हाँ, उस पर भी आएंगे हम लोग। जो स्पोर्ट्स का जो ब्रांड है वो हमने खड़ा किया। ये नहीं कि मेडल बहुत है, हमने बच्चों को खेलों के मैदान तक लेके आए। जो कि आप देखें कि इतनी ज़रूरत है आज की डेट में कि मान लीजिए शाम के समय में अगर जो एथलेटिकली इंक्लाइंड बच्चे खेलों के मैदान में नहीं होंगे तो कैसे गैंग के हिस्सा होंगे, कहीं ड्रग्स ले रहे होंगे। तो 2008 से हमने ये कोशिश की थी। देखिए जो प्ले फॉर इंडिया था हमारा, एक आइकॉनिक काइंड ऑफ की एफर्ट था। प्ले फॉर इंडिया, स्पैट। जी जी, हमेशा से
हमारा हमेशा से कोशिश रहा कि जो मुझे थोड़ी बहुत मेरी समझ है तो कैसे जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में लगाए, और हमने हमेशा कोशिश की, कभी कामयाब रहे कभी नहीं रहे, बट यही मेरा टूल किट था, यही मेरा काम करने का तरीका रहा है। आप ही के टाइम पर वो इतने इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट हुए जिसमें वो स्पैट है। दौर था जबकि मेडल तो इक्का दुक्का पहले भी आते थे, बट हमने उसको दो और चीज़ से जोड़ा। हमारा पाई मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन था, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन एंड एक्सेलेंस। तो मेडल वाला एक्सेलेंस का हिस्सा था। इंक्लूजन था कि कोई वंचित जाति का, गरीब तबका है, उनमें भी खेलों को बढ़ावा दिया जाए। तो उसको इंक्लूजन मॉडल में हम लेके आए थे कि वंचित जाति के लोगों को अगर अच्छा खेल है तो उसको स्टाइपेंड दें, अगर पैसों के अभाव में कोई खेल में आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज करें, इस तरीके से। बट जो मेरा सबसे फेवरेट था वो पार्टिसिपेशन का था कि सारे खेलें, खास करके बच्चे बहुत खेलें। तो हमारा जो स्पोर्ट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट था उसमें, एनुअल टेस्ट होता था, 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, 3 महीने स्टेडियम भरा रहता था। तो मैं उसको बहुत अच्छे से याद करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती देश की यही है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहाँ है वो शाम में। अगर शाम में वो इस तरह की गतिविधि में है, मतलब कई हार्म से वो बचे हुए हैं। हरियाणा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत होती है, हरियाणा की इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात बहुत होती है, और यही रिजल्ट हमें दिखता है जब कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेशन आती है, एशियन गेम्स में, इवन ओलंपिक्स तक में ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट जो है हरियाणा से होते हैं। क्या अलग, इन सब चीज़ों के अलावा क्या अलग आपने फंडामेंटली करने की कोशिश की कि हरियाणा एक अलग स्पोर्ट्स हब बन गया और बाकी जो स्टेट हैं वो उतना नहीं एक्सेल कर पाए जितना हरियाणा कर गया? हमने कहा कि जो एकेडमिक एक्सेलेंस में जो करियर अपॉर्चुनिटी है, इनकम अपॉर्चुनिटी है, उसी लेवल का स्पोर्ट्स में होना चाहिए। अच्छा। उसी के क्रम में लोग इसमें आए, उनको लगा कि अगर हम एक सर्टेन लेवल का अचीवमेंट लेके आते हैं तो हम डीएसपी लग जाएंगे, हमें इतने पैसे मिलेंगे। तो मेन चीज़ तो ये है ना, किसी एक्टिविटी को इंसेंटिवाइज करेंगे तो उस क्षेत्र में जिनको दक्षता है वो फिर एक्सेल करेंगे। और मैं देखता हूँ पॉलिटिकली भी कोई अगर मेडल जीत के आता है तो उसको डीएसपी या कोई पद देने में सरकार भी देरी नहीं करती है। ये जो विल पावर है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैंने देखा है कि ओवरऑल जल्दी इंस्टेंट डिसीजन, तो वो कितना बड़ा फैक्टर है हरियाणा की। लोग इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। अब देखिए कि एक बच्चा है, अकेला थोड़ी है, उसके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दुनिया है, दारी है। तो अगर बच्चा कहता है कि मैं खेलूंगा तो कोई हाँ बोलेगा तभी तो आगे खेलेगा वो। तो जब वो सारे स्टेक होल्डर देखते हैं कि भाई इस रास्ते जाके भी पैसे बन सकते हैं, कोई रोल मिल सकता है, तो चलो जी इसको सपोर्ट करते हैं। तो एक जो एस्पायरिंग एथलीट है उसकी लाइफ इजी हो जाती है। आपको एडिशनल चार्ज मिला है डीजीपी का, इसके साथ आप 2 अदर डिपार्टमेंट के भी मुखिया हैं, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और हेड ऑफ हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जब स्पोर्ट्स में इतना आगे है हरियाणा, तो जो अभी आपका कैंपेन भी चल रहे हैं, आप नशे के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाए हुए हैं, क्या मतलब इन दोनों में थोड़ा सा एक वो नहीं लगता है कि हरियाणा किस ओर है? हरियाणा नशे की तरफ जा रहा है या हरियाणा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है? कहाँ है, किस ओर जा रहा है ये स्टेट? ड्रग्स इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, इसमें हम तो कोई इनकार नहीं करते। और इसको जो डील करने के तरीके हैं तो 3 बेसिकली कंपोनेंट होता है। एक तो होता है कि इन्फोर्समेंट के थ्रू, कि जो बड़े सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए, छोटे सप्लायर को भी काम से बाहर निकाला जाए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर लेने वाला चाहेगा भी तो ढूंढने में दिक्कत होगी, तो इजीली सप्लाई ड्रिवन एडिक्शन नहीं होगा। एक तो हमारा ये था। दूसरा था कि अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई काइंड ऑफ कि आप इसमें पड़ गए तो इससे निकलना कितना मुश्किल है, आपकी डिपेंडेंस फिजिकल हो जाती है, आप इसके बाद रह ही नहीं सकते। तो एक अवेयरनेस क्रिएट हो, ये बात वाली बात थी। और तीसरा जो मैं कहूँगा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो डिमांड मैनेजमेंट की है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सपोज करिए कि आपकी वेजिटेरियन फैमिली है, तो ऐसा पेरेंटिंग में क्या लेके आते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में कहीं जाए नॉन वेज नहीं खाता। तो वो एलिमेंट आप ड्रग्स के लिए क्यों नहीं लेके आते कि आपका बच्चा गैंग और ड्रग की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, चाहे वो कहीं जाए। तो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से खास करके,
और जो सिग्निफिकेंट एडल्ट्स हैं जो अपने बच्चों के इर्द गिर्द हैं, रोज़ इस बात को कहें उनको कि अल्कोहल नहीं, ड्रग नहीं, सिगरेट नहीं, गैंग की हिस्सेदारी नहीं, रोज़ कहें पढ़ाई में अच्छा करना है, खेल में अच्छा करना है, ये रोज़ कहें उनको। अच्छा। तो कहीं वो मतलब कहीं लगता है मुझे उसमें गैप रह गया है। अगर शाम को पेरेंट्स खुद ही दारू की बोतल खोल के बैठ जाएगा, वो क्या बच्चों को बोलेगा क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल सेट हाँ करना बहुत बिल्कुल। जरूरी तो है। एक परिवार में कल्चर बिल्ड हो जिसमें कि ये हो कि हमें जितने भी हानिकारक लाइफ स्टाइल है उससे दूर रहना है, जिसमें ड्रग और गैंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। और जिस लायक हम हैं कि हर आदमी के अपने प्रति ये जिम्मेवारी है टू ट्राई टू बी बेटर इन व्हाट इज़ गुड एट, कि जिसमें आप अच्छे हैं उसमें बेहतर होना, जिससे कि आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बने, वैल्यू क्रिएट करें, मार्केट में उसकी पूछ हो, आप कमा सकें, कमा के खा सकें, आपको कुछ और नहीं करना पड़े। तो वो ये एक इंटायर सिस्टम है। तो मैं ज़रूर, पुलिस तो इसमें लगी रही है और अवेयरनेस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा ना कि यूथ कम्युनिकेशन को हमने री इन्वेंट किया, कि पहले क्या है कि आप बोलिए नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, तो कहीं ना कहीं रिवर्स पब्लिसिटी हो जाती थी, क्यूरियोसिटी क्यों नहीं लेना। तो हम जैसे राम गुरुकुल गमन एक डांस ड्रामा लेके आए, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता है, ट्रुप 40 लोगों का ट्रुप है। तो वो ये कहने की कोशिश करता है कि जीवन का डिज़ाइन ही ऐसा है कि चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप भगवान राम के जीवन को देखो कि कैसे बचपन में वो गए, गुरुकुल गए, कोई बहुत सरल नहीं था, फिर लौट के आए, जंगल जाना पड़ा, कोई सरल नहीं था। उन्होंने तो कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया, जो चुनौती थी उसका मुकाबला किया। तो ज़िंदगी में अगर कोई चुनौती है तो उसका मुकाबला में ही मतलब त्राण है। ये नहीं कि आपकी हम तो ड्रग ले लेंगे जी, हम तो ये कर लेंगे जी, तो वो नहीं चलेगा। एक और नमक लोटा अभियान लेकर आए हम लोग कि भाई क्या है उस अभियान के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शक। नमक लोटा में ये है कि भाई गांव वाले को इकट्ठे करें, जो छोटे बेचने वाले हैं कि भाई इसमें लोटे में नमक डालोगे तुम नहीं बेचोगे, अच्छा। और बाकी लोग डालो कि हम नहीं लेंगे। तो गांव में नमक में लोटा डालना मतलब संकल्प लेना होता है। अच्छा, नमक में लोटा डालना। लोटे में नमक बोलते हैं, लोटे में नमक डालो, ये काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो काफी लोटा घूमता रहता है पूरे हरियाणा। अच्छा, उससे तो कितनी पार्टिसिपेशन है उसमें लोगों की, कितने लोग चलती रहती है, गांव गांव चलते रहते हैं। हमारी जो टीम है पुलिस की वो साइकिल पर लेके चलती है, वो डलवाती है। मतलब सिंबॉलिक है कि भाई आप खुद भी इसको ना करने के बारे में सोचो कि ये नहीं जी अब इतना सारा मिल रहा है तो क्या करें, मिल तो बहुत चीज़ रहा है, तो आप क्या करोगे? मच्छर से बचते हो कि नहीं, गंदगी से बचते हो कि नहीं, इससे भी बचो। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए बीइंग हेड ऑफ पुलिस इन द स्टेट, कि जब लोग ये सवाल उठाते हैं कि पुलिस भी इसमें मिली रहती है, स्थानीय पुलिस मिली रहती है। पंजाब में एक इंसिडेंट सामने आता है कि सब इंस्पेक्टर थी लेडी, थार में जा रही थी, उनके उसमें ड्रग्स मिला। ऐसे हरियाणा में भी छिटपुट छिटपुट ऐसे मिलती हैं घटनाएं। आपके लिए कितना टफ होता है उस चीज़ को रीइंस्टेट कर पाना कि भाई पुलिस इससे दूर रहे, पुलिस हैंड इन ग्लव ना हो ऐसे लोगों के साथ? देखिए हमारा क्या है जी, पुलिस में हमारा काम क्या है लीडरशिप का, कि आप पुलिस एज ए यूनिट को बदमाशों से भिड़ाए रखते हो। तरह तरह के बदमाश हैं। तो हमारी 70,000 की फोर्स है, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि सारे के सारे बड़े निष्ठावान हैं, कर्तव्य से प्रेरित हैं और लालच में नहीं आते हैं। आप नहीं ऐसा कह सकते। लोग हैं जिसका जैसा जीन है, जिसकी जैसी परवरिश है, तो वर्दी लग जाने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा वो। तो उनमें से कई इस तरह के मिल जाते हैं कि जो कि खुद ही बेचने में, बिकवाने में जुट जाते हैं। तो हमारा बहुत क्लियर पॉलिसी इसमें, जिसके खिलाफ आरोप लगे हम जांच भी नहीं करवाते। अच्छा। 311(2) कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, बिना जांच के आप डिसमिस कर सकते हैं। अच्छा। हम तो जी घर ही भेज देते हैं। अच्छा, पर ये भी तो गलत है ना कि बिना जांच के ही अगर आप किसी, मैं मान लीजिए मेरा कोई एजेंडा है कि किसी पुलिस वाले के खिलाफ मैं गया और मैंने शिकायत कर दी आपसे कि इनको मैंने देखा है, इन्होंने ऐसे डील किया, तो आप तो बिना जांच करके उसको मैं बर्खास्त कर। शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ जी, आपकी गाड़ी से निकला है, अच्छा, बरामद उसका वीडियो बन गया है, अच्छा, बरामद शक कर रहा उसमें। अच्छा, नहीं शक हाँ, कर फिर ठीक है। जहाँ हमें शक नहीं है, आप रेड हैंडेड पकड़े गए, आपकी रिकॉर्डिंग है डील की, फिर गुंजाइश कहाँ रही? तो उस सेक्शन में ये पावर है अच्छा। कि अगर असाधारण स्थिति हो जहाँ के सामान्य जांच से जनहित नहीं सदेगा, तो आप सीधे उसको घर भेज सकते हैं। अच्छा। उसकी अपील हाई कोर्ट में जाओ, अपने जहाँ जाना है। बट हमारा बहुत क्लियर है कि इस मामले में अपराधियों से, किसी भी तरह के अपराधियों से गठजोड़ के लिए जीरो टॉलरेंस। अच्छा। मतलब इस काम के लिए हम नहीं है जी। सिर्फ अपराध को फैसिलिटेट करने की बात नहीं है, लोगों के विश्वास की बात है कि जी इनको हमने बदमाशों से लड़ने लगाया, ये तो खुद ही मिल गए हैं।
तो उस विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते। एक मोर्चा आपने खोला हुआ है गैंगस्टर्स के खिलाफ, बिल्कुल। बहुत चर्चा हो रही है उसकी। मैंने नहीं खोली, तो हमेशा से चल रही है। आपके आने के बाद से थोड़ा ज़्यादा उसको फ्यूल नहीं, मिला ज़्यादा है। क्या, पूरा क्या जी। क्या अभी क्या स्टेटस है हरियाणा में गैंगस्टर्स का? देखो जी, जिसकी बात आप कर रहे हो, मैं वो वर्ड तो यूज़ नहीं करता। क्या क्या आप सही शब्द है उसके लिए? कोई क्रिमिनल है ये, हम्म, छुटवैया क्रिमिनल है। अच्छा। इनको जितना, गैंगस्टर्स थोड़ी बड़ी टर्म है क्या? ये तो मीडिया ने इन्वेंट किया ना, ये दिखाने के लिए कि ये भी कुछ है। मगर पुलिस वाले भी अक्सर इस तरह की हाँ, टर्मिनोलॉजी यूज जिसको करते बुद्धि हैं। नहीं है वो क्या करेगा, हम्म, कि समस्या को बड़ा करके देखेगा। तो कितनी बड़ी समस्या है, ये कितनी छोटी ये समस्या? समस्या है, कोई नई नहीं है जी। आप जब देखो कि स्कूल के दिनों में क्या डाकू मान सिंह मलखान सिंह का नाम नहीं आता था, अब भी आ रहा है। एक मतलब पुलिस और बदमाश का जब कहानी चलेगा, तो कुछ नाम इधर से उछलेंगे, कुछ नाम उधर से उछलेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी इधर से चलेगी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और उधर से चलेगा मोस्ट वांटेड। तो ये सारी कहानियाँ लिखने वालों की गढ़ी हुई है, हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। आपने जब सभ्यता का निर्माण किया, जंगल से आपने शहर बसाया, तो एक डेमोक्रेसी लेके आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए, तो वहाँ पर ये बना कि ह्यूमन ट्रांजैक्शन में वायलेंस और डिसेप्शन नहीं होगा। अच्छा। आप हिंसा का और चतुराई का सहारा नहीं ले सकते अकेले आगे बढ़ने के लिए। क्यों? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे हम कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए, शेर को ताकत का कोई फायदा नहीं मिलना, बकरी को कमजोरी का कोई नुकसान नहीं होना। ये प्रजातंत्र तय करती है। दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ गैप है वो पुलिस से भरा जाता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भरा जाता है। तो मगर ये तो नेचर के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अगर है। बकरी और इसीलिए शेर सभ्यता, एक ही जगह पानी पिएंगे तो ये तो अगेंस्ट द नेचर भी हो जाएगा ना। इसीलिए आपने जो सभ्यता बनाई है तो नेचर के खिलाफ है। नेचर तो कुछ एक्सेप्ट करती नहीं। नेचर बारिश आएगी तो ये देख के थोड़ी भिगाती है कि भला आदमी है कि बड़े बदमाश आदमी है। बाढ़ आ गया, पूरा गांव बह गया, तो मास्टर भी गया, चोर भी गया। तो नेचर तो बिल्कुल वैल्यू ब्लाइंड है ना, नेचर को तो मतलब ही नहीं कुछ। तो हमने जो दुनिया बनाई है, नेचर से लड़ाई हमारी है कि नहीं जी, आप कैसे कर दोगे, आप जून के महीने में गर्मी, हम एसी लगा लेंगे। आप बारिश में क्यों भिगाओगे, हम घर बना लेंगे। तो ये सभ्यता का निर्माण हुआ है, ये आदमी की कल्पनाशीलता का कमाल है कि हमने ऐसी दुनिया बनाई जहाँ नेचर की मार हम झेल लेते हैं, और नेचर ने हमें जैसा बनाया है हम उससे अलग बनने की सोचते हैं। ठीक है, एक और चर्चा बड़ी। तो मैं इसको पूरा करूँ। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। तो जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है हमारे में, एवोल्यूशन में यही है कि आप जंगल में हैं, ताकतवर हैं तो लड़ जाइए, कमजोर हैं तो भाग जाइए, तभी आप बचेंगे। वहाँ कोई आईपीसी सीआरपीसी कोई कानून नहीं है। तो कई लोग जिनका जेनेटिकली ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि जिनका सेंसिटिविटी लेवल लो है, मान लो कोई जिसका नॉर्मल बॉडी है, तो करुणा उसमें होगी, इम्पैथी होगी, दूसरों के नुकसान में उसको मज़ा नहीं आएगा। क्यों? उसका ब्रेन जो है वो ग्लैंड में हार्मोन रिलीज करता है कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। कईयों का ये डेफिसिट होता है, मतलब नुकसान हो गया तो क्या हो गया, माने वो लोग सभ्यता में रहने के लायक नहीं है। क्यों? उनको लगता है मार देंगे तो क्या होगा, मार देते हैं, धमका दें, क्यों नहीं धमका दें। कोई पूछे अगर हर कोई एक दूसरे को धमकाने लग जाएगा तो कौन किससे क्या कमावेगा। तो ये वो लोग हैं जो बायोलॉजिकली डिफेक्टिव है, सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, अब घुसे पड़े हैं। अब ये जो व्यवस्था बनी है कि एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 क्रिमिनल बच जाए, ये उसको मिसयूज़ करते हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं, ये सोचते हैं हम कुछ बना के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके ज़िंदगी नहीं जिएंगे, जो कमा रहे हैं हम उससे ले लेंगे। ये कोई चलने वाली चीज़ है। तो ये छुटवैये बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये कोई जीवन शैली है जी। आप एक जगह 2 रात सो नहीं सकते, आपका चेहरा आपका दुश्मन है, आपका परिवार आपसे तंग है, आप वकीलों की नौकरी करते हो, उनके लिए पैसे भरते रहते हो, जेलों में पड़े रहते हो। ये कोई जीवन शैली है? ऐसा भी 2 रोटी कमाना क्या इतना मुश्किल है कि आप सबको तंग करो। दूसरा कि हमने देश इसलिए थोड़ी बनाया है कि फौजें गार्ड करे बॉर्डर और अंदर ये लोगों को तंग करे। सही बात है। तो इनके खिलाफ जो लड़ाई है ये तो सभ्यता की लड़ाई है, हमेशा से चल रही है, आगे भी चलेगी और पुरजोर चलेगी। आपके टेन्योर की अगर 2-3 हाइलाइट्स मुझे बता सकें इस मामले में, जो कि आपने आपके भाषा में अगर कहूँ छुटवैये जो ये अब बार बार हमारे टेन्योर की बात कर रहे हैं। आप ये देखा करें कि पुलिस की लीडरशिप क्लाउड लीडरशिप है। आई एम मैन ऑफ द मोमेंट।
अच्छा। प्राथमिकताएं नहीं बदलती है, वो वही रहती है। मगर 35 साल से लीडरशिप से तो 35 चीज़ें साल तय में। तो होती है ना सर। कैप्टन जैसा होगा उसकी खेलने की पूरी वो तो बदल जाता है ना, उसका एप्टीट्यूड भी बदल जाता है, अप्रोच बदल जाती है टीम की। तो लीडरशिप तो ज़रूरी कोई है। लीडरशिप आएगी जी, क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का 36 का आंकड़ा रहेगा। हम्म, उसमें कोई ऐसा लीडर आके ये नहीं कह सकता कि ठगों को बुला लो, बदमाशों को बुला लो, इनको फ्री हैंड दे दो। कोई नहीं कह सकता। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। जब आप तक पे डीजीपी एक रोल होता है, जी आदमी नहीं होता है, जी रोल होता है। रोल होता है। फोर्स ये जानना चाहती है कि हमें क्या करना, किस हद तक करना है। हम्म, तो उनको ये कहती है कि देखो जी, लोग हमारे भरोसे हैं। हम्म, उन्होंने पैसे भर दिए, पुलिस की संस्था बन गई। अब कहते हैं इन बदमाशों को ठीक करो जी। हम घर में आराम से सोना चाहते हैं, सड़कों पर ठीक से चलना चाहते हैं, बाहर गए तो घर आना चाहते हैं, आप ये तय करो। तो जो लोग इसमें खलल डालते हैं उनके खिलाफ लगे रहना, जेल भेजना, जेल से आए तो नज़र रखना, ये हमारा काम है। कोई लीडर इस एजेंडे को नहीं बदल सकता, बिल्कुल उसको यही करना पड़ेगा। पड़ेगा। हम भी वही कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरा कहना है कि ये इस बात को ज़्यादा तूल ना पकड़ाया जाए कि मैं कितने दिन हूँ। जो बातें मैं कर रहा हूँ कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ। और जो भी होगा हमेशा से जब तक पुलिस रहेगी तब तक ऐसे ही रहेगी। लोग इसको खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हिंसा और ठगी का सहारा लेके, चतुराई का सहारा लेके दूसरों के मेहनत की कमाई दूसरे के जीवन में खलल डालेंगे, उनकी जगह जेल में। आपने अपने कई बयानों में ये भी कहा कि ये जो गन कल्चर है जी। और ये जो ग्लैमराइजेशन ऑफ दीज डकैट्स जितने भी हैं गुंडागर्दी वाले, और जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इनका बड़ा एक तरह से नेक्सस है कि ये ऐसे अपने गानों में उसको ग्लैमराइज करते हैं। और फिर जो यूथ है, जो जनरेशन अभी ताज़ा उनको उनके सामने एक्सपोज हो रही है, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसकी क्या लर्निंग है? आपने इतने साल पुलिस सर्विस। देखिए, हजारों साल से ना हिंसा का तो महिमा मंडन होता ही है। सारा इतिहास लड़ाइयों का इतिहास है। बिल्कुल है। जितने बड़े नाम हैं, बड़े मिलिट्री कमांडर थे। तो ये तब की बात थी जब हिंसा आधारित व्यवस्था थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब प्रजातंत्र आ गई, मतलब लाठी से भैंस नहीं मिलने वाली जी। जो भैंस चरा के दूध निकाल के रिजनेबल रेट पर सबको बेचे, ये भैंस उसकी। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था नई चीज है जी। अभी भी देखो ना, थोड़े ही देश में चुनी हुई सरकारें होती है। तो जहाँ चुनी हुई सरकारें आती है, सरकार वो लोग बनाते हैं जो लोगों को एजेंडा देते हैं, मैनिफेस्टो, कि जी आपके भले के लिए काम करेंगे, आपकी सिक्योरिटी करेंगे, आपका जो गरीब अमीर का भेद है वो पाटेंगे, इंफ्रा बनाएंगे। वो 5 साल के लिए पर्ची लेके आते हैं, 5 साल इस काम में लगे रहते हैं। तो प्रजातंत्र का वादा है कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएंगे। राजतंत्र का नहीं है ये, तानाशाही का ये नहीं है, ये प्रजातंत्र का वादा है। तो ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चल रही है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। नाटक तो पहले बहुत होता था, लेकिन पहली बार ऐसा प्रजातंत्र व्यवस्था में है कि जी आपको आपके चतुराई का और आपके ताकत का इस्तेमाल किसी की क्षति के लिए नहीं करने दिया जा सकता। आप वैल्यू क्रिएट करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना है बनिए। आप डकैत, चोर, बदमाश बन के नहीं चला सकते, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों को संपत्ति का अधिकार है, निजता का अधिकार है, और नॉन विक्टिमाइजेशन की सिस्टम है उनके लिए, और लोग इसके लिए पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उससे सब कुछ होता है। तो लोगों ने अपने लिए व्यवस्था बनाई है। जो इसको नहीं मानते हैं उनकी जगह जेल में। तो ये नई व्यवस्था है जो प्रजातंत्र की है। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बयान दिया और लोग उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जी जी। वो बयान है कि आपने कहा कि थार वालों को और बुलेट वालों को ज़रूर पकड़ो, ज़रूर उनकी तलाशी लो, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ऐसी ही गाड़ियों और ऐसी ही बाइकों में चलते हैं। उनका चॉइस ऑफ व्हीकल दिखाता है कि वो किस माइंडसेट के हैं। जी जी। आर यू रिग्रेटफुल अबाउट दिस, रेगुलेट अबाउट व्हाट? अबाउट जनरलाइजिंग? आप गलत ये जनरलाइजेशन सही है? गलत शब्द का इस्तेमाल करें। मैं क्यों रेगुलेट करूं? मैं एक स्टेट का डीजीपी हूं, मुझे क्राइम पैटर्न दिखता नहीं? मुझे बदमाशी दिखती नहीं है क्या? क्या पैटर्न आपने देखा है अभी तक? मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज के दिनों में था, डीटीसी के बस में एक ड्राइवर बैठा था, इतना बड़ा बस उसका, एक मारुति वैन आके साथ साथ चलने लगी, उस पर थूका, गालियां निकाली उसने, मतलब माचिस की डिबिया। मतलब उसमें आदमी बैठे हैं, परिवार बैठा है, और उसके मैंने उसको इस तरह से डिसमिस कर रहा था, उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सड़कों पर आप ये तो मानेंगे कि कुछ गाड़ियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो सड़क का इस्तेमाल करते अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। उनको ए से बी जाना एक काम है, एडिशनल वर्क ये है कि हमें बड़ा समझो, तगड़ा समझो, हमसे दूर रहो, हम दिखा देंगे, हम कर देंगे। सड़क कोई शिव जी के त्रिशूल में बसा हुआ काशी थोड़ी है जी। वहाँ भी इस तरह के लोग घूमते हैं जिनका दिमाग घुमा हुआ है। तो मैंने बोला तो क्या खराब कहा। मगर किसी एक कार से आइडेंटिफाई करना आपने या पूरा सुना एसोसिएट नहीं करना, ना, पूरा सुना नहीं। अब बताइए क्या थी पूरी आपको बात। रील बनने लग जाती है, हाँ। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलते हैं। वही अब क्लैरिफाई करने के मैं लिए क्लैरिफाई कुछ नहीं करूंगा जी। नहीं, मुझे आप क्या कॉन्टेक्स्ट था मैंने इसमें? जो कहा वो सही कहा और आगे भी बोलते रहेंगे। मगर कि जिसने जो बदमाश टाइप के लोग हैं, पैदल चलो, कहीं चलो, नहीं चलो, उससे हमारी खिलाफत रहेगी। हम दिल परवाह किसी की नहीं करते। लोगों ने हमें एक भूमिका दी है कि बदमाशों को ताड़ो, इसको मना करो, कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई से पहले इसको वार्न करो। मैं उस सारे अधिकार का प्रयोग करूंगा। नहीं, वो सारी हाँ, चीजें ठीक है सर। वो मेरी सारी जिम्मेवारी है। Simple, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। तो मेरा यही कहना है कि एक बात चली कि गुड़गांव में गाड़ियों की चेकिंग इस तरह से की जाती है कि जाम लगा रहता है। अच्छा। तो हमने कहा जी, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ठीक है। कि हमने कहा जी, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके 16 लेन की सड़क बनाई और आप 2 लेन की बना देते हो। उस समय में जब पीक ट्रैफिक आवर होता है, पहले ड्रामा बंद करो। तो सुनने में आया कि जी क्राइम होता है, क्रिमिनल होते हैं, फलना ढिमकाना होता है। हमने कहा कोई तो हैक यूज करो, इससे ट्रैफिक का फ्लो भी चलता रहे और अपना आपकी सिक्योरिटी नीड भी पूरी हो जाए। उसे मैंने कहा किसी गाड़ी रोकनी पड़ती है तो उसने गाड़ी रोक के आपको मोबिलाइज किया। क्राइम रोकना उनका काम थोड़ी, आपका काम है। आप सर्वेलेंस करो जी, हमें क्यों रोक रहे हो। और उससे सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है सेफ्टी नीड की वजह से, आप मुझसे कोऑपरेट करें और थैंक यू फॉर दैट। दूसरा कि गाड़ियों को चेक करने में कोई एल्गोरिथम लेके आए जिससे कि मैं 100% गाड़ी चेक ना करना पड़े। तो कुछ गाड़ियों के बारे में होता है कि जी इसमें वैसे वैसे लोग होते हैं, तो उन गाड़ियों को चेक करिए 100%। बाकी जो लगता है ठीक है, अब उनो जा रही है, फलना ढिमकाना फैमिली जा रही है, जाने दो, उनका क्या करना है। उसकी रील बना के ये अरे वह अरे फलना ढिमकाना, ये औसत सी चौपहिया गाड़ी है, ये कौन सी टैंक है जी जिसकी बात आप करते हो। औसत सी गाड़ियाँ हैं ये। पर जिसने कौन सा ये ऑफ रोडिंग का इंडियन को शौक है। किसी को देखा है पहाड़ों में गाड़ी लेकर चलते हुए। इन गाड़ियों का हाईवे और सिटी पे ड्राइविंग का क्या मतलब है। तो इसलिए मैं किसी बात को लेकर पीछे नहीं हटता। लोगों ने हमें एक जिम्मेवारी दी है कि चेतावनी से लेके क्रिमिनल एक्शन तक आप जो भी बड़ बोले मुंहजोर दादे टाइप के लोग हैं उसको काबू करो जी। आप क्या सोचते हैं FIR दर्ज करने के बाद ही हम पिक्चर में आते हैं। रेगुलेशन भी हमारा काम है। तो हम अपने तरीके निकालेंगे कि कैसे हम इफिशिएंट इन्फोर्समेंट करें। उसके पैटर्न है। हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं जी, किसी गाड़ी से, किसी दोपहिए चौपहिए से। हम इतने छोटे थोड़ी है जी। ये कौन सा टैंक है, क्या बात करते हो। मगर जब आपने ये कहा तो जो शरीफ आदमी है, मान लीजिए किसी ने कोई सैलरीड आदमी है, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, तो फिर पुलिस की तो चौकन्ना हो जाएगी ना कि थार आ रही, रोको इसको। ऐसा तो ये थोड़ा सा कहीं मिसकम्युनिकेशन। ये लिखा गया हो कि ऐसा ही करो, आप ही तिल का ताड़ बनाए जा रहे हो। ऐसा कभी कुछ नहीं कहा गया। सारे नागरिक का सम्मान है। उनके जो उल्टे पुल्टे बिहेवियर का मुझे कानूनी अख्तियार था रोकने का, तो हम रोकेंगे। अच्छा, पुलिस के बारे में आम जनता के बीच में जो 2-4 बड़े मिसकंसेप्शन हैं उनके बारे में मुझे बताइए। लोगों को कोई मिसकंसेप्शन नहीं है जी। लोग तो रोज देखते हैं, जो भुगतते हैं उसे बोलते हैं। कि आप ये देखें कि गांव का जो सिस्टम था, साहूकार, जमींदार और कोतवाल, लोग इनके बिल्कुल ही इनसे रौंदे जाते थे। 70s 80s में आदमी को पूछता ही कौन था। ये तीनों जो कह दे वही कानून था। तो वो व्यवस्था वही चली आ रही है। हम आप में से कोई भी थानेदार लग के बैठ जाए तो उसको लगता है जब तक मैं ना कहूँ ये बैठेगा क्यों, ये मेरे से ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकता है, ये मेरे से बहस क्यों कर सकता है। पुलिस का भौकाल होना चाहिए, निज़ाम का जोर होना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो हमने अब क्या कहना चाह रहे हो कि मान लिया मैंने एक मल्टी स्टोरी बनाया है और एक चौकीदार रखा है, तो क्या आते जाते मुझे थप्पड़ मारे हो, हमसे बदतमीजी करे हो, मैं इसलिए रखा उसको, मेरे जेब में हाथ डाल दे, ये चोरों से मीटिंग करता रहे, ये कौन सा सिक्योरिटी है। तो लोगों को अगर पुलिस से शिकायत है कि बदमाशों के खिलाफ इसका स्टैंड क्लियर नहीं है और बदमाशों को पकड़ने में ये ज़रूरी जोर नहीं लगाती है और अक्ल नहीं लगाती है ना, और जो इसके पैटर्न है, जो सिटीजन्स जो उनको पे करते हैं,
अपने प्रोटेक्शन के लिए उनसे उनका व्यवहार रुखा है, उनके कहे पर ये काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अनुभव ऐसा होता होगा, तो बोलते होंगे। तो हमारा काम लोगों से बहस करना नहीं है, हमारा काम किसी से बहस करने का नहीं है। लोग हों, उनके जनप्रतिनिधि हों, वो किसी भी भाषा में कुछ भी बोलते हो, हमारा काम उसको नोट करना है। क्योंकि बड़ा समाज है, हर तरह के लोग हैं, कई हिंसा के पुजारी हैं, कई चतुराई के सरताज हैं, कई बेचारे पिटने लुटने के बाद भी चुप रहते हैं। आबादी के बड़ा हिस्सा ये। तो कोई इसके नाम पर शोर मचाता है कि इनका शोषण हो रहा है, कोई ये कहता है गुंडों के खिलाफ क्यों चल रहे हो। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तबके का, हम सबकी बात सुनते हैं। फिर दो चीज में उसको एसेस करते हैं कि कानून क्या कहता और हमारे पास साधन कितने हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। बुरा तो हम किसी के बात का नहीं मानते जी। अच्छा। जो भाषा, जो कंटेंट लोग बोलते हैं, बोलने का अधिकार है। एक डिफेमेशन की बात आती है कि जब भी आप किसी के बारे में बोलते हैं तो जरूर ख्याल रखें कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएट नहीं है। आप कानून के दायरे में आ सकते हैं, तो बोलते समय ये देख लें क्या बोलते हैं। उसके बाद तो मेरा ये ड्यूटी है हर तबके की सुनना, पुलिस सबकी है। कोई गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाएगा, हम माइंड नहीं करते। हम उन मूर्खों में नहीं है जब चंद्रमा दिखाया तो उंगली देखे, हम चंद्रमा देखते हैं। तो जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उसको नोट करते हैं। फिर हम कैसे अपने काम में उसको डालें जिसमें ग्रीवेंस दूर हो। हमारे अनसुना कर देने से, हमारे चुप रहो कह देने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होगा। तो हम उस तरह से काम करते हैं। आपने अपने डिपार्टमेंट में ये डायरेक्शन दिया कि कोई भी आपके थाने में कोई शिकायत करता आता है तो उसको चाय पूछिए, कॉफ़ी पूछिए, उससे उसका हालचाल पूछिए और थोड़ा सा एक्सेसिबल बनिए। क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या सोच के आपने ये बोला? देखिए जी, थाने में हॉस्पिटैलिटी फंड दिया गया है। अच्छा। और थाने में इन्वेस्टिगेशन फंड है। तो ये आते बोले कागज ले आओ, गाड़ी ले आओ करते रहते हैं, जब सरकार ने फंड दे रखा है। और हॉस्पिटैलिटी फंड है, चाय पिलाना, तो क्यों नहीं चाय पिलाओगे आप। मान ली मैं थाने में गया, ठीक है, मैं किसी शोरूम में गया, तो वहाँ क्या करेंगे मुझे लोग, पानी लाख पकड़ाते हैं। तो क्यों, मुझे वहाँ सामान खरीदना है, वहाँ पर ये हमारा सामान खरीद ले। आपकी सर्विस को लोग तसल्ली बख्श समझे, इसके लिए कोई तो आइस ब्रेकिंग होगी। बिल्कुल। कोई आदमी आया पजल्ड है, थाना कोई जाना थोड़ी चाहता है, किसी मुश्किल में आया है, तो अगर बैठा के आप कंफर्टेबल करें उनको कि चौधरी साहब बताएं क्या दिक्कत है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल मौलिक चीज़ है ना जी। ठीक है, जो आगे की कार्रवाई है उसके कंप्लेंट पर वो कितना सही है उसके आधार पर होगा। लेकिन जो शुरुआती दौर है उसमें कोई बैठने की अच्छी जगह देना। देखो जी, मैं ना सिटीजन के ऑफिस को सबसे बड़ा ऑफिस समझता हूँ। ऑनरेबल सिटीजन, सिटीजन के बगैर कोई देश नहीं होता। आप चले जाओ रेगिस्तान में, समुद्र में, जहाँ आदमी ही नहीं है तो कोई थाना भी नहीं होता। तो जो ऑनरेबल सिटीजन है, इट इज हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, और इसकी रिस्पेक्ट पूरी होनी चाहिए। बाकी जो कुछ करते हैं गड़बड़, तो कानून उसके लिए है। आप अपने व्यवहार में क्यों नहीं लाएंगे वो सारी चीज़ें जो एक आदमी को जो मुश्किल में कंफर्टेबल करे उसको। उसमें दिक्कत क्या है। सही बात है। अपने बच्चे को तो बड़ा प्यार से बात करते हैं, रिश्तेदार आ गए तो बैठो जी। ये जब जिनके काम के लिए आप बैठे हो उनके देखते ही आपके नाखून दांत निकल आते हैं। ऐसा भी यहाँ के लोगों ने क्या जुर्म कर रखा भाई कि देखते ही आपको गुस्सा आ जाता। आप ऐसा आप क्या है कि आपको देख के लोग थर थर कांपे, झुक झुक के सलाम करें आपको। आप एक करिंदे हैं, काम करने वाले हैं, नियम के अनुसार जो भी काम करना है आपको पता है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको कानून दिए गए हैं, आप अपना काम क्यों नहीं करेंगे। ये अक्सर पुलिस वालों की तरफ से भी ये शिकायत रहती है कि हम पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, ना हमें कोई छुट्टी मिलती है, हमारे वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, हम सुबह निकलते हैं, रात का हमारा वापसी लौटने का नहीं पता होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, क्या किसी एसएचओ पर ये होता है कि उस पर ये प्रेशर होता है किसी तरह से डिपार्टमेंट का कि कम से कम एफआईआर्स हों, क्योंकि कम एफआईआर होंगी तो उसका नाम कम आएगा और उसके एरिया में उसका ये रहेगा कि यहाँ पे क्राइम कम है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो ना वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो हद ही हो गई कि लोग आपके भरोसे आप अपना रोने लेके बैठ गए। पुलिस में आने से पहले सबको पता है 24 घंटे का काम है, किसी ने बुलाया जी, आ गए तो रोना बंद करो। दूसरा, यहाँ जान भी जा सकती है, जेल भी जा सकते हैं, डर लगता है तो जाओ,
यहाँ क्या कर रहे हो? 13 महीने की तनख्वाह ले तो मना कर तो नहीं लेते 13 महीने की, हम 12 महीने में ही काम करेंगे, वो तो है नहीं। तो ये नौटंकी वगैरह जो है ना जी, जाने दो। पुलिस की नौकरी सारी दुनिया में औखी है, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लड़ाके हैं, हमारा काम बदमाशों से लड़ना है। बदमाश कभी सीज फायर करता है क्या? बदमाश भी कहता है 5 बज के घर जाते हैं, कल फिर मिलेंगे। जब आपको पता है आपको पॉइंट टू पॉइंट क्रिमिनल्स को काउंटर करना है, तो यहाँ के ये ड्रामा चालू कि बड़ा काम है, एक बड़ा ये है, बड़ा वो है, ये कोई काम नहीं है जी। जो मतलब परस्त है, ठीक है ना, और जो कमज़ोर है, उनके बीच में पुलिस है, इसको हमेशा रहनी पड़ेगी, मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस का क्या मतलब है। तो मुझे तो जो पहले सवाल का जवाब था कि पुलिस की नौकरी ऐसे ही है, ठीक लगती तो ठीक है, नहीं तो निकल लो, ये तो ऐसे ही रहनी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सेकंड जो कहते हैं कि एसएचओ के ऊपर बड़ा प्रेशर है एफआईआर नहीं दर्ज करने का, ये वो, कोई एसएचओ अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो 2 साल के सजा का प्रावधान है। आप क्या समझते हो कोई इस तरह से ऑर्डर ले लेगा कि 2 साल जेल चला जाऊँ जी? दूसरा, जैसे ही एसएचओ एफआईआर दर्ज करता है तो एक कॉपी इलाका मजिस्ट्रेट को जाता है। अब उस केस में क्या होगा इलाका मजिस्ट्रेट तय करेगा, कैंसिल कर दोगे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर सबूत है। तो ये हवाई एक बड़ा दबाव है, बड़ा गड़बड़, बड़ा झाला। पर पुलिस के काम में आप जाओगे थाने में, इतने रजिस्टर बनते हैं, डेली डायरी होती है, घंटे घंटे क्या हो रहा है, 25 रजिस्टर है, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, कोई कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाए। कानून के प्रति इतना ज़्यादा रिगरस अकाउंटेबिलिटी किसी और डिपार्टमेंट की नहीं है जितनी पुलिस की है। ठीक है, जहाँ पुलिस आती है वहाँ ब्राइब की बड़ी बात होती है, भ्रष्टाचार की बड़ी बात होती है, और ये परसेप्शन है कि मिथ है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक स्टेट के चीफ हैं, कोई भी मान लीजिए एक उगाही होती है, मान लीजिए कोई करप्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें एक बात बड़ी कॉमनली इंडिया के हर गली मोहल्ले में बोली जाती है कि पैसा ऊपर तक जाता है। कहाँ तक आता है पैसा, और ये ऊपर तक कहाँ है? बीइंग अ डीजीपी ऑफ अ स्टेट, क्या आपको पता होता है कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कौन पुलिस वाला पैसा ले रहा है? और ये रैम्पेंट है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप डिनाई कर पाएंगे कि ये पैसा नहीं लिया जाता है। पर ये जो बात कही जाती है और हर व्यूअर भी जानना चाहता है कि वो पैसा जाता कहाँ तक है, कौन है वो ऊपर? ये तो आप ही को पता होगा, मेरा तो बहुत क्लियर है। एज ए लीडर हमारा काम है कि पुलिस को बदमाशों से भिड़ाए रखना, और इस क्रम में जो कोई बदमाशी से प्रॉफिटियरिंग करता है, बदमाशों से मिलता है, वो हमारा जयचंद है, वो हमारा गद्दार है, हम उसी तरह से उसको डील करते हैं। बाकी हमें ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम बस इतना ही है कि ये हमारे तरफ के लोग हैं, इनकी लड़ाई बदमाशों से है, जो उनसे मिल गया लोभ लालच जाति पाति क्षेत्र क्षुद्रवाद के आधार पर, तो उसको उसी से बाहर निकाल के फेंकते हैं। आप जब देखोगे पुलिस में इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है कि कोई रेड हैंड पकड़ा गया, चट डिसमिस कर देते हैं, घर जाओ जी, हो गया काम, वहीं उठा के उसी थाना हवालात में, अब कोई चू नहीं करता। कभी सुना है आपने कि पुलिस में पकड़े गए, डिसमिस हो गए, पुलिस ने स्ट्राइक कर दिया? कभी सुना आपने? वही पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल छोड़ के आते हैं। तो पुलिस में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी स्ट्रांगली इसके खिलाफ है। जो करते हैं भरते, कहाँ नहीं होता, कौन नहीं करता। 70,000 का फोर्स है, काली भेड़े होंगी, लेकिन डिपार्टमेंट को उससे कोई सहानुभूति नहीं होती। आप देखते होंगे टीवी के ऊपर उसी बंदे को टोपा टोपा उड़ा के जेल छोड़ के आते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है और हर तीसरा पुलिस वाला पैसे खाता है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बदमाश के खिलाफ भी बोल के दिखा दो ना। हम तो कानून सुनो सुनो पुलिस तो आप अपने लिए सुनो, प्रोटेक्शन आप कानून से बंधे हुए लोग हैं, हमारे खिलाफ आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो। यही बात किसी इलाके के बदमाश के खिलाफ बोल के दिखाओ, अगले दिन निपटाएगा आपको। तो ये फैशन हो गया जी। लोग टॉम एंड जेरी शो देखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग जो है ना जी, ये टॉम एंड जेरी कार्टून शो है। अच्छा। तो उसमें जो जेरी है बदमाश है, अब पुलिस टॉम है, तो बड़ी अच्छी स्टोरी बनती है कि देखो जी, जेरी ने टॉम को ऐसे छकाया, जेरी ने टॉम को ये कर दिया, जेरी ने टॉम की पूंछ खींच ली, उसका मूंछ खींच लिया, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है। तो ये जो छोटे और बड़े की लड़ाई में बड़े का उपहास जो है, ये पॉपुलर लिटरेचर है, हकीकत नहीं है। लोगों को मज़ा आता है, फिल्में यही दिखाती है, वो वही दिखाती है। पुलिस अकेली एजेंसी है
जो आपके और बदमाशों के बीच में खड़ी है, बाकी और बता दो, और कोई हो तो बताओ मुझे। बिल्कुल। हमारा सिपाही जी बड़े से बड़े गैंगस्टर को जूते मार के, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, हथकड़ी लगा के जेल छोड़ के आता है, और वही बस पे बैठ के घर जाके अकेला सोता है। मानोगे कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ कोई चू कर दिया तो ये दो जी, गनमैन दो जी। हम बोला आपको गनमैन दे देंगे, क्यों? आपको कोई उल्टा पुल्टा एक दो फोन आ गया तो ये सिपाही मेरा, ये हमारा थानेदार जिसने शूटर की ऐसी तैसी कर रखी है फिजिकली, उसको क्या दे? तो इंडिया में हर किसी को ना जी मिलिट्री का 2 साल और हॉस्पिटैलिटी का 2 साल करना ही चाहिए। अच्छा। मिलिट्री का करेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी का करेंगे तो थैंक यू सॉरी बोलने आ जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे मामले ही खत्म हो जाएंगे। 3/4 लड़ाई इसी बात की है कि लोग सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए तैयार नहीं। आप थैंक यू नहीं बोलते हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता, और सॉरी नहीं बोलते हो तो लोग ग्रीवेंस पाले घूमते हैं। तो ये जो मौलिक शिष्टाचार सीखने वाली बात है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, है ना, तो वो एक दिक्कत है। दूसरा कि डरे हुए हर चीज़ पर है, फोन आ गया तो आ गया, क्या डिजिटल अरेस्ट हो रहा है ये? होला भाई पहली बार सुना कोई डिजिटल अरेस्ट होता है। कोई आपको अंदर कर दिया जी, कैमरे पर हो जी, ये भय क्यों है? आपने से भय से लड़ने के लिए नेसेसरी मेंटल टूल बनाया ही नहीं। जैसे हमने गुड़गांव में कहा कि डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम का कुछ आता है, बोला जी पैनिक में जो आते हो तो पैनिक से रुकने का एक ही तरीका है, सांस लो। सांस लेने में दिक्कत है तो गाना सुनो मेंटली, कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, उस ठग का फोन आ गया। जब 10 सेकंड गुजरेगा तब आपका रैशनल थिंकिंग किक इन होगा, तब लगेगा साला कौन है ये, बोलो बोलो कौन है ये। फिर अगर लगे कि साला बदमाश है, जब हमने कोई पार्सल करा ही नहीं तो ड्रग कहाँ से निकल जाएगा। बोला फिर आप 1930 पर फ़ोन करो, 30 पर 1930, वहाँ 80 पुलिस वाले बैठे हैं बैंक वाले को पकड़ के, टेलीकॉम वाले को पकड़ के। आपके पैसे अगर गए हैं तो वहीं रोक देंगे, नहीं तो उस बंदे को तुरंत पकड़ लेंगे, चक दे इंडिया कर देगी। तो ये जो हम अपने व्यवहार में रिजिलियंस लेके नहीं आते, फेयरलेसनेस लेके नहीं आते, हर बात पे डरे रहते हैं, हर बात का रोना रोते हैं, इससे देश थोड़ी आगे बढ़ेगा जी। सही बात है। इस पे मैं बाद में आता हूँ। एक और इशू है पुलिस को लेकर। जब हमने बचपन से सुना कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में कि वर्दी जब पहन ली तो उसका ना कोई जाति रहा, ना कोई धर्म रहा, ना कोई समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा, वो पुलिस वाला है। बिल्कुल है। आर्मी मैन के लिए भी ऐसी ही बात की जाती है। और स्कूलों से बचपन से यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें डिफरेंसेस ना हो। मगर एक घटना हुई हरियाणा पुलिस में कि रोहतक आईजीपी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया, और उसमें चार्जेस लगाए कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था जाति के आधार पर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आई। क्या पुलिस के अंदर कास्टिज्म एक सच्चाई है? आपने जो पर्टिकुलर केस की बात की ना, उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। मत कीजिए, तफसील चल रही है। ठीक है। कोई जाति नहीं है जी, हमारी एक ही जाति है, खाकी की। क्या बात करते हो? बोला हम कभी कोई आता है तो उसकी जाति पूछे? हमारे आज जो रहते हैं हमारे पीएसओ स्टाफ में पता नहीं किस जाति का है, हमारे ऑफिस में किस जाति का है। जो लठ बजता है तो कोई पूछता है किस जाति का है, गोलियां चलती कोई पूछता है किस जाति का है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो तोड़ने वाले लोग हैं। पुलिस को कमज़ोर करने की साजिश चलती रहती है, जो कानून तोड़ के तरक्की करना चाहते हैं। पुलिस को हमेशा टारगेट करके रखते हैं। हम नहीं डरते इनसे, हमें इनकी परवाह नहीं है, जो मर्जी बोलो जी। हमें पता है हम रेगुलेटरी एजेंसी हैं, हम आपको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। 2 आदमी बात कर रहा है ना, एक ने आवाज़ ऊँची कर दी, हम दूसरे की तरफ से आ गए, आप हमें अच्छा कैसे कहोगे? मैं मसूरी में जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, एक लाइनमैन था, उसका फेयरवेल था, तो किसी ने कहा उसको कि जी आपके एसीआर में आउटस्टैंडिंग से लेके वेरी बैड तक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो विनोदी स्वभाव का था। उसने कहा देखो जी आदमी तो मैं वही हूँ, अच्छों ने अच्छा कहा, जो माड़े थे जो खराब थे खराब कह गए। अच्छा। तो पुलिस तो वही है, अच्छे लोग अच्छा बोल जाते हैं, और जो जिनको हमारे काम से तकलीफ होती है वो शोर मचाते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। मगर
आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं और उस पूरे हायरार्की में सबसे टॉप पे हैं। जी जी मगर जो ग्राउंड पर एक कांस्टेबल है, एक एसएचओ है, मान लीजिए एक सब इंस्पेक्टर है, उसका ना तो माइंड मेकअप वैसा है और वो सोसाइटी से रोज़ की जो उसके नाम के पीछे क्या वो लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ, वो बहुत मैटर करता है और ये रियलिटी है। तो ऐसे में जो ग्राउंड लेवल पर जो ये कास्टिज्म, ओपिनियन है, रियलिटी नहीं, आपका विचार है सर। अच्छा मेरा विचार हो सकता जी है। जी तो आपको लगता है कि उससे फोर्स को दूर करने के लिए या उनके उनके अंदर वो क्लैरिटी लाने के लिए कि इस तरह से जाति पाति या इस तरह ये एट्रोसिटी भी, जाति के नाम पे एट्रोसिटी हमारे देश में ये रियलिटी है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। तो उस केस में पुलिस को उस चीज़ से दूर रखना, और जब इस तरह के केसेज जो आते हैं बड़े हाई प्रोफाइल केसेज, तो फिर जो एक फीलिंग होती है वो उसको आपके लिए इंटैक्ट रखना कितना मुश्किल होता है, और उसके लिए आपने क्या किया? जिनको ना दूसरों को तंग करना है, वो कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा। आप एक की बात कर रहे हो, आदमी अगर गोरा नहीं है इस बात का भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाइट 6 फीट की नहीं है इस बात पर भी शोषण चलता है। जाति एक चीज हो सकती है, बाकी और तो को कितना शोषण का आधार है, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो ये शोषण करने वाली प्रवृत्ति के लोग हैं वो कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो हम ये ना समझे कि एक ही बात को लेकर ड्रामा चल रहा है। जो लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है, जिनको दूसरे के अधिकार की कदर नहीं है, खुद कमा के खाना नहीं चाहते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते ही रहते हैं, कभी किसी बहाने, किसी बहाने, कभी किसी बहाने। इसी के लिए तो पुलिस है, इसी के लिए तो कोर्ट है, इसी के लिए तो कचहरी है। तो ऐसे लोग घर छोड़ के मारे हैं। सर 2021 में किसानों का बड़ा मूवमेंट हुआ, पंजाब से चलकर दिल्ली आ रहे थे और हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने बीच में ही उनको रोक दिया, कीलें ठोक दी, सड़कों पे गड्ढे कर दिए। और एक ओपिनियन मैं आपका पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे आपको कोट करना जी, चाहता हूँ, जी, उसमें आपने लिखा अर्ली कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन इन्फोर्समेंट, लेट इन्फोर्समेंट। जी। क्या लर्निंग रही? क्या आपको लगता है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से उस समय गलती हुई थी? आज भी उसकी तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं कि आपने मैं हरियाणा बीच, पुलिस की बात तो नहीं करूँगा, मैं पुलिस कमिश्नर था फरीदाबाद में हाँ, जब ये चल रहा था। तो देखें, प्रजातंत्र है ही इसी के लिए कि लोग इंडिविजुअली और ग्रुप में अपने एस्पिरेशंस और ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करें। बिल्कुल। मैंने प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल में यही है। तो मैं किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि चलता रहता है, हमारा रोज का ही काम है। तो जो लोग ग्रीवेंसेस जो है और जो भी एस्पिरेशंस है, इसको हथियार बना के और व्यवस्था खड़ी करती है समाज में, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जो भी इस व्यवस्था को मिसयूज करते हैं। आपको मैंने क्या उसको बोलते हैं, मैंने जत्थे में इकट्ठे होके, ग्रुप में इकट्ठे होके विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, सड़क जाम करने का नहीं। आपको आगजनी का अधिकार नहीं, वो सारे अपराध हैं। तो हम नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का, जिसमें कि इकट्ठे होके अपनी एस्पिरेशन, अपने ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करने का पूरा सम्मान, पूरी रक्षा, लेकिन दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो जब किसान पंजाब से दिल्ली आ रहे थे हाईवे पे, जीटी करनाल रोड पे, किसको असुविधा हो रही थी? और वो क्या पुलिस का जो एक्ट था कीलें ठोकने का सड़क पर या जेसीबी बुला के गड्ढे कर देने ताकि इससे क्रॉस ही न कर पाएं, वो कितना जस्टिफाइड है? वो तो तत्कालीन चीज़ है ना, जो सिक्योरिटी परसेप्शन है एस्टेब्लिशमेंट का, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। तो उसमें तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, मौके पर जैसा जिसको जो लगा उन्होंने करा। वो गलत, आज अगर उसको मैं असेस कौन मैं कौन होता आप हूँ सरकार जो उस समय मुखिया हैं, मुखिया है। आप पुलिस के मुखिया हैं। हाँ, तो अभी पूछो ना, आप पीछे क्यों, जिसमें मेरा लेना देना नहीं है, जिसके डिसीजन में हम हिस्सा नहीं थे, उसके बारे में क्यों पूछते हैं आप? उस समय जो भी लोग लगे हैं, देखो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि लॉ शुड बी इन्फोर्स्ड इन सच ए मैनर दैट ऑर्डर इज मेंटेन्ड। तो जो सिटीजन्स के राइट है एब्सोल्यूट नहीं है, सिटीजन के राइट सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर है। तो जो भी उसमें चार्ज में है या थे, जब उनको लगा कि ये ऐसा करना ठीक रहेगा, उन्होंने किया है। और उनके हर फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाती थी, वहां से फैसला होता था। तो आप थोड़ी कह सकते लोगों ने मनमानी किया। हम अकेले नहीं है जी, हमारे काम पर सबने नजर गड़ा रखी है, सबकी टिप्पणी है। तो उसमें तो जो भी फैसले होते हैं, एक तो टैक्टिकल होते हैं, फिर उसका लीगल वेटिंग होता है। हम अकेले कुछ नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस वाला अपनी सर्विस में किस किस तरह के प्रेशर्स झेलता है, तो आप मुझे बता सकते हैं? कोई प्रेशर नहीं है,
प्रिविलेज है। कैसे आप पुलिस में हो, आप लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हो, कितना बड़ा प्रिविलेज है ये। कि दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में, कोई तीसरा नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हो क्यों लड़ रहे हो, कितना बड़ा प्रिविलेज है ये। अच्छा और ये दोनों ना लड़े इसका इंतजाम करना है। अच्छा इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? तो जिसको लगता है यहाँ पुल्स एंड प्रेशर फलाना ढिमकाना है, बोले जी इलाज कराओ जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो आपको इतना बड़ा विशेषाधिकार मिला है जहाँ की आप अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए लोगों की जान तक ले सकते हो। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो ये प्रिविलेज है। बिल्कुल। और इसमें कितनी सच्चाई है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत तरह के होते हैं। एक पुलिस जो स्टेट सब्जेक्ट है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है या जहाँ की जो सत्ता है किसी भी स्टेट की हो, वो बहुत पुलिस को ऊपर नीचे करती है, उनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मानने पड़ते हैं। एक तरफ हम लोग, और ये OTT सीरीज़ में तो आजकल पुलिस को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे भी किया जा रहा है कि एक फ़ोन आता है और पुलिस का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है इन्वेस्टिगेशन का। इसमें कितनी सच्चाई है? भाई ये जो OTT वाले कंटेंट राइटर है ना, उनके दिमाग का कूड़ा करकट, अच्छा। इनको नहीं समझ है। हाँ, अभी रिसेंटली कोई OTT सीरीज देखी हमने आपने? नहीं देखी, देखता भी नहीं मैं। अच्छा। इनको समझ नहीं है। हाँ। पॉलिटिकल क्लास एक इंस्टीट्यूशन है, संविधान की व्यवस्था है, हमने आपने बनाई। और जो बाकी जो हिंसा आधारित राज था, अगर इतना अच्छा होता तो बना रहता। तो हिंसा आधारित व्यवस्था गई। अब जो लोग शासन में आते हैं वो मैनिफेस्टो लेके आते हैं, लोगों के पास जाते हैं कि जी हम 5 साल के लिए ये व्यवस्था चलाना चाहते हैं, हमें दो। तो 5 साल का परमिशन मिलता है। और सारा उनका जो बात होती है कानून के अनुसार होती है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज ही ना करे। उनके हर फैसले का जुडिशियल स्क्रूटनी होता है। बिल्कुल। और सुनो तो सही, इतना हाई रिस्क करियर है पॉलिटिक्स का। 24 घंटे ही फंसे रहते हैं वर्करों के बीच में, इनके सपोर्टरों के बीच में। इनको वोट देने दे काम इनसे सारे कराते हैं। और खुदा ने खासा मुकदमा दर्ज हो जाए तो इनके केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होता है। तो ये जो मैं पॉलिटिकल क्लास की पर्सनली, मैं आदमी की बात नहीं करता है, क्लास की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को रोक रखा है कि जी हम सब बांट के खाएंगे, आप सड़कों पर मत उतरो, आप दंगे फसाद मत करो, आप किसी भ्रम में ना रहो कि शहर वाले बड़े मौज कर रहे हैं, गांव वालों बड़ा क्लेश हो रहा है। तो ये हर लोगों का जो नीड है और इंटरेस्ट है वो पॉलिसी मेकिंग में आए, ये इंश्योर करते हैं। बहुत टफ इनका करियर चॉइस है। जो लोग कानून को नहीं मानते उनके बारे में अपना भुगतते हैं वो। बट एज ए क्लास आप देखो, उन्होंने ऐसा एक व्यवस्था बनाया है जिनसे बात कर सकते हो। अगर मान लो कोई बंदूक लिए घूम रहा है, उससे बात कर सकते हैं आप क्या? सही बात। तो एक ऐसा डेमोक्रेसी के ये फाउंडेशन है और बहुत मेहनत का काम है। 24 घंटे लगे रहते हैं। ये OTT वालों का क्या जिम्मेवारी है? ये टिटिलेटिंग स्टोरी बना के पैसे कमाते हैं। ये कौन सा जनसेवक है कोई? बिल्कुल। आज के दौर पर जेंजी की बड़ी बात होती है और आपकी एक किताब भी आ रही है, क्राउड होस्टिंग। हमने देखा कि नेपाल में पूरा अव्यवस्था कैसे फैली, जेंजी मूवमेंट हुआ। हमने देखा बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, लद्दाख में भी कुछ ऐसा हुआ। और आपकी ये किताब आ रही थी, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ। और आपका मैंने कहीं लेख भी पढ़ा है जेंजी के बारे में कि कैसे उनके एक अलग माइंडसेट है, उनकी अलग एस्पिरेशंस हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और लॉ एंड ऑर्डर को जब हम देखते हैं उसके नज़रिए में से जेंजी को आप एज अ DGP, एज अ पुलिस चीफ कैसे देखते हैं? मुझे इंडिया में सरकार को जेंजी से और जेंजी को सरकार से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ता। आप किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, वहाँ का DC SP आपको 20 से 30 के बीच का लड़का मिलेगा। यहाँ का जो यंग गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इफेक्टिव गवर्नमेंट है, जिसको सारे अख्तियारात मिले हुए हैं, पॉलिटिकल क्लास तो ज़्यादातर अगर वो सरकार में नहीं है तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जो रियल में एक्सक्यूशन है, आप SP को देखें, DC को देखें, इवन DSP को देखें, थानेदार को देखें, ये सारे 20 से 30 के बीच के हैं। सरकार ही यही चला रहे हैं। अच्छा। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की जो है कि यूनिवर्सिटी के ब्राइट जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिविल सर्विस के माध्यम से सरकारों में आ जाते हैं। बिल्कुल। इनके लिए रास्ता खुला हुआ है कि जेन Z, जेन अल्फा या मिलेनियल या जो भी थे, इनके लिए सरकार में आने का हाईवे खुला हुआ है। सिविल सर्विस कितना बड़ा उद्यम है।
आपके अखबार में पूरा पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस में सिविल सर्विस एस्पिरेंट का। तो यहाँ के जेएनजी में जिनको भी सरकार चलाने का शौक है या चिंता है, वो सारे सिविल सर्विस के माध्यम से स्टेट और सेंटर के सरकार में आते हैं, सरकार चला रहे हैं, सरकारी जेएनजी की है। आप दूसरे के मुझे नहीं पता। यहाँ तो किसी भी ज़िले में किसी भी दफ्तर में जाए आपको लड़के बैठे मिलेंगे। तो जिस किसी को जेएनजी को सरकार चलाने का, सरकार के माध्यम से परिवर्तन लाने का मनसा है, इच्छा है, खुला हुआ है, आओ ना, मना किसने किया। तो यहाँ ना तो सरकार को जेएनजी से, ना जेएनजी को सरकार से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए फ्री हैंड दिया जाए, जी, 4 चीज़ें जो आप पुलिस सिस्टम में बदलना चाहेंगे। मुझे फ्री हैंड चाहिए ही नहीं। नहीं। जितने अख्तियारात मुझे मिले हैं ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ। मुझे मनमाना और निरंकुश क्यों बनने दिया जाए। मैं आदमी हूँ, मैं से गलतियाँ होंगी, बेवकूफ़ियाँ होंगी, हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। तो मैं ध्यान से करता हूँ कि गलती ना हो जाए, बेवकूफ़ी ना हो जाए। जिस दिन फ्री हैंड दिया गया है ना, मैं बदमाशी में उतर जाऊँगा। आदमी हूँ मैं। जब लोगों ने पूछना बंद कर दिया, हमने भी पूछना बंद कर दिया। पर जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये जो आप निरंकुश बात की बात करते हो, आपके जिसके हिसाब हाथ से में फ्री हैंड कभी किसी मतलब ही नहीं, क्यों फ्री हैंड होगा जी। आप आदमी हो, आपके बाइसेस हैं, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, पता नहीं किधर चले जाओ। तो जब आप पर चेक एंड बैलेंस होता है तो आप तर्क की बात करते हो कि जो ठीक है वो होना चाहिए, मुझे पसंद हो ना हो, ये आदमी पसंद हो या ना हो, इसके अधिकार है, ये सिटीजन है, इसको विक्टिमाइज करना क्राइम है। मैं ठीक से बिहेव करता हूँ। मुझे फ्री हैंड चाहिए क्यों, किस बात के लिए। वो किस्सा आखिर में बता दीजिए, जब आप पानीपत में थे और आपने एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ FIR करवा दी थी, क्या था वो किस्सा। देखो, मेरा 34 साल का अनुभव है, मेरा पॉलिटिकल क्लास से कभी टकराव नहीं हुआ, कभी नहीं। इन दिनों तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इसको। वो उसको तो कोई बात ही नहीं है। मैंने 34 साल हो गए, हमने अच्छे मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा, उन्होंने इस बात को माना कि मैंने ठीक किया। क्या था वो, थोड़ा वाकया नहीं, बता दीजिए। हमारे अब नहीं है मंत्री जी। कोई बात अब एक सिपाही को लगा कि उन्होंने सलूट नहीं किया, अच्छा। उन्होंने उनको पीट दिया। अब पीटा तो वो हरे रंग का नहीं होता है, कोई पेड़ फूड़ था उससे, अच्छा। उसका पीठ फटा हुआ था। अच्छा। तो आया तो उसने कपड़े खोले कि जनाब आपके सिपाही को पीट दिया। अच्छा। तो हमने पता किया, हमने कहा जी मुकदमा दर्ज करिए। ऐसा कैसे व्यवस्था चलाएंगे। एक सिपाही, मैं 26-27 साल की उम्र का था, तो हमने, जब मैं सिपाही को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो लोगों को खाक करूंगा। तो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। किसी ने मुझे खराब नहीं कहा। अच्छा। खुद जिनके खिलाफ ये हुआ था ने माना कि आपने ठीक किया। तो हरियाणा में जो पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया में तो होएगी, यहाँ पर भी। यहाँ लोगों का इन पर इतना दबाव रहता है कि इलाके में अगर 2 दिन ना दिखे तो थाने में ये रपट दर्ज करवा देते हैं कि हमारा MLA गुम हो गया। घूमते रहते हैं, इनके 3-3 किचन चलते हैं। किसके 3 किचन चलते हैं। MLAs के। अच्छा। हाँ। तो यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको बहुत मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है, और चुनाव दूसरा जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं तो बहुत ही इन लोगों को एक देखता हूँ एक तरीके से कि देखो जी, इतने मुश्किलों के बाद भी इधर आ रहे हैं लोग, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जूझते हैं, लगे हुए हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं ज़्यादातर जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, अपना भी दूसरों का भी। सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा कभी किसी से कोई दुराव नहीं है, न है न होगा। बट वही मैंने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कई लोग वायलेंट कंपोनेंट के अराउंड हैं, कई लोग वीक लोगों के अराउंड हैं। तो जो वीक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, जो वायलेंट है वो कहते हैं हम पर कानून कैसे पढ़ रहे हो आप। तो मैं समझता हूँ कि डीप स्टेट होता है, बहुत लोग अपने कानून से ऊपर समझते हैं, उनको ये भ्रम होता है, कभी न कभी कानून उनको पकड़ ही लेता है। मैं बुरा नहीं मानता। जब स्टेट का कोई क्राइम या मर्डर का मान लीजिए कोई केस है, स्टेट पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर पाती, वो अगर CBI को हैंड ओवर किया जाता है, तो क्या आप इसको स्टेट पुलिस का फेलियर मानते हैं। नहीं, क्यों मानेंगे फेलियर। कैसे देखते हैं आप उस चीज़ क्यों, क्या आपको क्या लगता है कि हम जो है कोई स्पेस से आए हुए, हम आदमी हैं। कभी कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, लोगों का दबाव होता है, कोई केस एड्रेस जाते हैं। भाई आप ये सोचो, कोई क्रिमिनल विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के जाता नहीं, ना फ़ोन करके बताता है। रात में कोई किसी को मार के चला गया,
फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 3 दिन में 3 ब्लाइंड मर्डर केस, एक में जिसमें एक लेडी का गर्दन भी काट के ले गए थे, वो सारे ट्रेस हुए। तो लगे रहते हैं। मर्डर केस में तो 99% ट्रेस होता है, एक आध कोई नहीं हुआ, अखबारों में उछल गया, उनके जो विक्टिम है उनको लगता है नहीं जी कुछ होना चाहिए, तो करते करते ठीक है तो उनको फिर सीबीआई भेज देते हैं, फिर वो लोग लगे रहते हैं, बहुत कुछ उनसे भी नहीं होता है, क्योंकि अंत में तो आदमी ही सारा काम कर रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, विक्टिम की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि उनके दुख में हम दुखी हैं, उनका जो नुकसान हुआ जिसने भी किया है उनको पकड़ के उनको अकाउंटेबल होल्ड करने की प्रोसेस चल रही है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, सब तो पब्लिक फंडेड है जी। कहीं पे मान लीजिए कोई क्राइम होता है, बीइंग अ सिटीजन हमारा क्या कर्तव्य होता है, मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ, किसी घर में मर्डर हुआ मान लीजिए, तो पुलिस को बुलाने और से पहले तक की जो प्रोसेस होती है वो बहुत क्रूशल मानी जाती है। तो आप एज अ डीजीपी आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस का वेट, पुलिस के अराइवल से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करिए। अगर मान लीजिए कुछ हो गया है तो वहाँ फिंगरप्रिंट है और कोई काइंड ऑफ यू कैन से कि मटेरियल एविडेंस है क्राइम का, तो सीन ऑफ क्राइम को मत छेड़िए। एक तो अपेक्षा उनसे हम ये करते हैं, दूसरा कि अगर कुछ हो रहा हो तो बगैर अपने को एक्सपोज किए किसी पुलिस को कह सकते हैं कि देखो जैसा हो रहा है, तो उससे हमारी मदद हो जाएगी। वो हार्म्स वे में नहीं जाए, अपने को नुकसान में ना डालें। बट जैसे कि होता है कि भाई कि बोलते हैं एवरी सिटीजन इज पुलिस मैन इन यूनिफॉर्म, तो कानूनी स्थिति तो ये है कि अगर आपके आसपास कोई अपराध की स्थिति बन रही हो, आप नहीं बताते हैं तो आप अकाउंटेबल हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का मुलजिम घूम रहा है तो आपको अरेस्ट करने की पावर है तब तक जब तक पुलिस ना आ जाए। तो हर पुलिसमैन भी सिटीजन इन यूनिफॉर्म है, सिटीजन विदाउट यूनिफॉर्म वो है। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। फिर भी हम कहेंगे कि अपने को हार्म में मत डालें, बट उसके अगर आजू बाजू उसके आगे बागे पुलिस की हेल्प करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम आपको बेटर सर्व कर पाएंगे। और एक चीज़ अगर आप बता पाएंगे पुलिस की तरफ से इनिशियली क्राइम सीन के आसपास किस तरह की गलतियां होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए पुलिस को? तो केस टू केस है जी। अब तो सीन ऑफ क्राइम में पुलिस हैंडल ही नहीं करती है, वो तो मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट जिले की है, एफएसएल की, वो जाती है सीन ऑफ क्राइम पर। और कानूनी स्थिति है कि 7 साल के ऊपर में 100% जाए, हमारे यहाँ तो हर केस में जाती है, वही इसको हैंडल करते हैं, कोई गलतियाँ नहीं होती है। ठीक है, बस आखिरी पड़ाव है इस पॉडकास्ट का और एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे। जी जी खेलिए। इसमें आपको एक शब्द या एक सेंटेंस में जवाब देना है। जी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब पुलिसिंग इन इंडिया टुडे। चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। मॉर्निंग रूटीन यू नेवर स्किप। चेकिंग माय हार्डवेयर। अच्छा, पुशअप, प्लैंक। इनका सोशल मीडिया जाके ज़रूर देखें, ये सुबह सुबह एक हार्डवेयर चेक का वीडियो ज़रूर डालते हैं जिसमें बहुत ही रोज तो नहीं, कभी कभी। कभी कभी मतलब फ्रिक्वेंटली आप और बड़ा जो लोग मुझसे मिलने आते हैं कहते हैं उनके बच्चे उनको दिखाते हैं शर्म करो डीजीपी साहब ऐसे कर रहे हो, तुम घर बैठे रहते हो। देख So लीजिए like that. अभी 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं, मगर इनके वीडियो देख के लगता नहीं कि ये रिटायर होने वाले हैं। टफेस्ट पार्ट ऑफ वियरिंग द यूनिफॉर्म। Toughest part of wearing uniform is having no control over your time. अच्छा, ठीक है। अ क्वालिटी एवरी गुड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव। Empathy. एम्पैथी। दूसरों की नज़र से दुनिया देखिए। अभी आप पुलिस में हैं, आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी नहीं हैं, तो व्यवस्था ऐसी बनाइए कि उनको पुलिस की जरूरत पड़े तो उनका सुन लिया जाए, उनका कर दिया जाए। वन बुक यू रेकमेंड टू यंग ऑफिसर्स। मार्कस अरेलियस मेडिटेशंस। अच्छा, मेडिटेशंस कितना जरूर, मेडिटेशन कितना वो जरूर? मेडिटेशन ये वाली नहीं है। अच्छा मार्कस अरेलियस एक रोमन एम्परर था, अच्छा उसकी एक किताब है मेडिटेशंस। अच्छा तो वो एम्परर था, उसमें प्लेग था रोम में, बिल्कुल लोनली था, वन ऑफ द 5 ग्रेट एम्परर में। तो जो बातें उसने लिखी है उसमें कैसे अपने लोनलीनेस को डील करता था वो, क्योंकि एम्परर किसी से पूछ नहीं सकता था, तो कैसे चैलेंजेस को डील करता था राजपाट के। तो कहता था कि सवेरे सवेरे जब घर से निकलोगे बाहर तुमको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे खराब, तो खराब के अपना मन खट्टा नहीं करना,
और तुमसे गलतियां होंगी, दूसरों से भी होंगी, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। तो इस तरह के उसने हैक बताए हैं। अच्छा। तो जो कोई कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा है तो आई विल रिकमेंड मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस, बिल्कुल छोटी सी किताब है। ओके, व्हाट मैटर्स मोर, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल पुलिसिंग? टेक्नोलॉजी। आप देखें जी, सीसीटीवी और डिजिटल फॉरेंसिक्स सारे केस इसी से ट्रेस हो रहे हैं। ट्रेडिशन का तो पल्ले कुछ नहीं रहा। अच्छा, वन मिथ अबाउट पुलिस यू वांट टू ब्रेक? ये अच्छी या खराब है, ये मिथ है, ये फोर्स है और बहुत कमिटेड है, बहुत कमिटेड फोर्स है ये। अ लीडर यू एडमायर, इंडियन और ग्लोबल? नेल्सन मंडेला। व्हाई? एक लाइन। रिजिलियंस। अच्छा। 90 साल तक जेल में रहने के बाद भी किसी से मन खराब नहीं किया उसने, और वो ही चोज टू बिल्ड द नेशन इंस्टेड ऑफ सेटलिंग स्कोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वन डिसीजन यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? चूजिंग सिविल सर्विस एज ए करियर। अच्छा, बैक इन 1992? यस। कॉफ़ी और टी ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट्स? आई डोंट हैव लॉन्ग नाइट्स। पुलिस वालों की तो होती है काली रातें। चाय कॉफी उसमें क्या करेगी? अगर आपके सामने कोई टास्क है जो आपका अटेंशन एंगेज कर रहा है तो आपको चाय कैफीन थोड़ी चाहिए, चैलेंज ही काफ़ी है। वन क्राइम दैट वरीज यू मोस्ट टुडे? चिल्ड्रन एंड वुमेन किस तरह का क्राइम? दोनों वल्नरेबल है, और जितने भी साइकोपैथ टाइप के लोग हैं वो मौके की ताक में रहते हैं। अच्छा। तो जो भी सिग्निफिकेंट एडल्ट है, बच्चे, वुमेन के अराउंड, उनकी जिम्मेवारी है कि पुलिस तो कर ही रही है, वो भी इस बात का ध्यान रखे। अच्छा। ये वल्नरेबल है। तो जितने भी आप देखेंगे कि जिनकी बुद्धि घूमी हुई है, जिनका जेनेटिकली डिफेक्टिव है, मूड है, ना उनका एजुकेशन का असर, ना सोशलाइजेशन का, ना कोई इथिक्स, ना कोई लोक लज्जा, ऐसे लोगों से, वल्नरेबल लोगों को बचाना, ओल्ड पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन, तो इनको बचाना पुलिस तो लगी रही है। बाकी किसी को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? यही होते, और कुछ होते ही नहीं। ओके, वन मैसेज फॉर इंडियाज यूथ? बी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ओपी सिंह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने कन्वर्सेशन किया ये दर्शकों के बहुत काम आएगी और पुलिस का वो पहलू भी लोगों को समझ आएगा जो कि प्रैक्टिकल है और इनकी भी अपनी एक लाइफ है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, सेक्रीफाइसेस भी हैं और बहुत तरह के प्रेशर्स भी हैं जिनको इन्होंने तो नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि अभी पोजीशन पे हैं, मगर हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि बहुत तरह के प्रेशर्स में भी जीते ही हैं, हर इंसान जीता ही है। तो ये बातचीत, किसको प्रेशर नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, हर कोई जीता ही है। एक जर्नलिस्ट भी प्रेशर में जीता है, एक कॉमन मैन भी प्रेशर में जीता है। तो पुलिस कॉप आर नॉट, उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा, सॉरी इंटरप्ट यू, ये प्रेशर नहीं है, एडेप्टिव चैलेंजेस है। आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हो, बेसिकली आपके टूल किट को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जैसे कि बुखार आया तो आपका इनोकुलेशन हो गया, तो फ्यूचर में कोई जर्म आएगा आप उससे डील कर पाएंगे, बॉडी में एंटीबॉडीज आ गया। तो उसी तरह जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको मजबूत करने आए हैं, इसको डील करिए, आपका फियर खत्म होगा, आपका टूल किट अपग्रेड होगा। तो आगे जो हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन इवॉल्व हो रहा है, आप उसको डील कर पाएंगे। लाइफ का डिज़ाइन ही यही है। ये तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात वो लोग करते हैं जिनका ये बिजनेस है। ठीक है। एक आदमी की ड्यूटी है अपनी की मेंटल टफनिंग करिए, फिजिकल टफनिंग करिए और प्रॉब्लम शब्द को डिक्शनरी से बाहर करिए, चैलेंज लेके आइए। तो मतलब जीवन का उद्देश्य इन चुनौतियों का मुकाबला है जिससे कि मनोबल बना रहे और जीवन जीने का आनंद बना रहे। तो आप भी अपनी डिक्शनरी में प्रॉब्लम को चैलेंज से रिप्लेस कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, और अगर ये सब कोई कर ले तो हमारी ज़िंदगी बहुत सार्थक और बहुत ही मीनिंगफुल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आपको ये बातचीत कैसी लगी, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि जो एफ़र्ट हमने किया है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी मंशा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।